तो यू आर वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरिंग क्लासेस। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है आवेश क्या होता है। जैसा कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा वैद्युत क्या होती है, फिर वैद्युत की क्या होती है और वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ा। एक तरीके से वैद्युत आवेश का पूरा पोस्टमार्टम किया। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेशन की विधियाँ, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी वस्तु को आवेशित करने की तीन विधियां हैं। तो आवेशन की विधियां में क्या दिया है, किसी वस्तु को आवेशित करने की तीन विधियां हैं, घर्षण विधि, प्रेरण विधि, चालन विधि। जिसमें प्रेरण विधि जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपके यूज आएगी क्योंकि स्थिर वैद्युत की है, इसमें 4 चैप्टर दिए हुए हैं। तो प्रेरण विधि आप लोग देखिए। घर्षण विधि है तो वैज्ञानिक गिलबर्ट के अनुसार जब दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ा जाता है, मान लो दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, उन्हें एक दूसरे से रगड़ा जाता है तो उन पर वैद्युत आवेश आ जाता है। दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, जैसे आप अपने हाथों को ही रगड़ते हैं आपस में, तो जब दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ा जाता है, अलग अलग वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ा जाता है तो उन पर वैद्युत आवेश आ जाता है। हमने ये देखा था आवेश के बारे में कि आवेश जो है ये एक अदिश राशि से क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये सब हमने कल पढ़ा हुआ था। आज घर्षण विधि पढ़ रहे हैं तो इसकी यही मेन डेफिनेशन याद रखनी है। दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ा जाता है तो उन पर वैद्युत आवेश आ जाता है, यही घर्षण विधि है। हमने कल वैद्युत आवेश की विमा नहीं देखी थी। वैद्युत आवेश की विमा होती है AT। अब घर्षण विधि के बाद दूसरी विधि है चालन विधि। तो चालन विधि में ये फिगर अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं अभी समझाता हूँ तो समझ में आएगा। इसमें देखो पहले थ्योरी देखते हैं। जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु से, मान लो कोई आवेशित वस्तु है और किसी अनावेशित वस्तु उदासीन वस्तु से स्पर्श कराते हैं, किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं तो उस पर भी उसी प्रकृति का आवेश आ जाता है। इसे चालन विधि कहते हैं। मतलब समझ नहीं आया। जब किसी आवेशित वस्तु को, मान लो कोई आवेशित वस्तु है, उसको किसी अनावेशित वस्तु से या उदासीन वस्तु बोलते हैं, अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं तो उस पर भी उस प्रकृति का आवेश आ जाता है। किस प्रकृति का आवेश आ जाता है? आवेशित वस्तु की प्रकृति का आवेश आ जाता है। इसे चालन विधि कहते हैं। अब देखते हैं फिगर। देखिए, ये देखिए कोई एक आवेशित वस्तु है और ये कोई अनावेशित वस्तु है। स्पर्श कराने से पहले तो आवेश रहित उदासीन वस्तु ये लिखा हुआ है। तो जब देखिए इसका ये आया इसमें, और ये ऋण आवेशित वस्तु अधिक इलेक्ट्रॉन दाब के कारण, तो स्पर्श कराने के बाद क्या हुआ, जो इसके इलेक्ट्रॉन थे आवेशित वस्तु को, वो निकल के इसके कारण ऋण आवेशित वस्तु अधिक दाब इलेक्ट्रॉन के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन अनावेशित वस्तु में जाने लगे। यही प्रेरण विधि है। तो एक बार और देख लेते हैं। जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं तो उस पर भी उसी प्रकृति का आवेश आ जाता है। इसे चालन विधि कहते हैं। अब देखते हैं प्रेरण विधि। किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के निकट रखने पर, अंतर देखिएगा दोनों में। जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं, इसमें किसी आवेशित वस्तु को किसी को अनावेशित वस्तु के निकट रखने पर उसके निकटतम पृष्ठ पर विपरीत आवेश उत्पन्न होने की प्रक्रिया प्रेरण कहलाती है। इसमें क्या था, तो उस पर भी उसी प्रकृति का आवेश आ जाता है। इसमें किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के निकट रखने पर उसके निकटतम पृष्ठ पर भी विपरीत आवेश उत्पन्न होने की प्रक्रिया प्रेरण कहलाती है। ये देखिए ए बी प्लस क्षण समीप लाने पर, क्षण हटाने पर। और देखते हैं तो इसकी जो मेन डेफिनेशन लर्न करने लायक है वो है, किसी आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी अनावेशित वस्तु को, मान लो कोई आवेशित वस्तु है और दूसरी अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रेरण कहलाती है। किसी आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रेरण कहलाती है। आवेशित वस्तु के आवेश को प्रेरक आवेश, ये याद रखना पूछते हैं। आवेशित वस्तु के आवेश को प्रेरक आवेश कहते हैं तथा अनावेशित वस्तु पर आने वाले आवेश को प्रेरित आवेश कहते हैं। नोट यहाँ पे लगा हुआ है। समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण होता है। समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण होता है। यहीं से आप लोग नोट्स बनाइए। देखिए मैंने कितने अच्छी तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। आपको यहीं से नोट्स बनाने और लिखते चलना है साथ ही साथ, तो आपके नोट्स कंप्लीट होते जाएंगे। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कैसे सिद्ध करेंगे कि कोई वस्तु आवेशित है? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, पर देखते हैं। प्रत्येक आवेशित वस्तु अपने से विपरीत प्रकृति वाली आवेशित वस्तु को तो अपनी ओर आकर्षित करती ही है। प्रत्येक आवेशित वस्तु अपने से विपरीत प्रकृति की आवेशित वस्तु को तो अपनी ओर आकर्षित करती ही है। साथ ही साथ वैद्युत प्रेरण के कारण, किसके कारण? वैद्युत प्रेरण के कारण आवेश रहित वस्तु को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। आवेश रहित वस्तु के को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। किसके कारण? वैद्युत प्रेरण के कारण। इससे स्पष्ट है कि यदि दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं, दो वस्तुएं जो एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं, तो या तो वे विपरीत प्रकृति की होंगी या उनमें से एक आवेशित होगा दूसरी अनावेशित होगी। क्या? एक आवेशित व दूसरी अनावेशित होगी। यदि दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं तो निश्चित रूप से दोनों पर समान प्रकृति का आवेश होगा। दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं तो निश्चित रूप से दोनों पर समान प्रकृति का आवेश होगा। अतः प्रतिकर्षण ही किसी वस्तु को आवेशित सिद्ध करने का सही परीक्षण है। एक बार फिर से देखते हैं। प्रत्येक आवेशित वस्तु अपने से विपरीत प्रकृति वाली आवेशित वस्तु को तो अपनी ओर आकर्षित करती है, साथ ही साथ वैद्युत प्रेरण के कारण आवेश रहित वस्तु को भी आकर्षित करती है। इससे स्पष्ट होता है कि यदि दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं तो या तो वे विपरीत प्रकृति की होंगी या उनमें से एक आवेशित व दूसरी अनावेशित होगी। यदि दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं तो निश्चित रूप से दोनों पर समान प्रकृति का आवेश होगा। अतः प्रतिकर्षण ही किसी वस्तु को आवेशित करने की सही परीक्षण है। अब देखते हैं विद्युतदर्शी क्या होता है। ऐसा उपकरण या युक्ति जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति
को ज्ञात किया जाता है विद्युतदर्शी कहलाती है। ये पूछ सकते हैं कि आवेश की स्थिति को उपस्थिति को किससे ज्ञात किया जाता है, तो विद्युतदर्शी से ज्ञात किया जाता है। याद रखना आप लोग। वैद्युत आवेश के गुण देखने के पहले आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे ऐसे वीडियो आते रहेंगे तो और डेली आएंगे। वैद्युत आवेश के गुण, क्योंकि यहाँ पे आप लोग वैसे देखिएगा तो यहाँ पे 12th तक की पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी एकदम फ्री में। वैद्युत आवेश के गुण, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण, दो समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण होता है। आपने पहले ही देख लिया है, दो समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण होता है। ये क्या है, प्लस क्यू व प्लस क्यू मतलब समान प्रकृति, माइनस क्यू व माइनस क्यू समान प्रकृति हैं, ये विपरीत प्रकृति हैं, प्लस क्यू व माइनस क्यू। अब आवेश संरक्षण का नियम देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट लगा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है भी। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का नियम है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ये एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, 92U 238 माइनस अल्फा कण, ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में देखा भी होगा। अब देखते हैं वैद्युत आवेश की योज्यता। वैद्युत आवेश की योज्यता नंबर 3 है वैद्युत आवेश के गुण में। वैद्युत आवेश की योज्यता, किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी कणों के आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या, किसी निकाय की कुल वैद्युत आवेश, किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश, किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी कणों के आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे समझते हैं। तो किसी मान लो ये कोई निकाय है, किसी निकाय में कुल वैद्युत आवेश, इसका कुल वैद्युत आवेश तथा उस निकाय में उपस्थित सभी कणों, मान लो इसमें कोई कण उपस्थित है, सभी कणों के आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसको ऐसे लिखेंगे, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब देखते हैं आवेश पर वेग का प्रभाव। आवेश का वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एमसीक्यू में पूछेंगे आवेश का वेग पर प्रभाव पड़ता है, तो आवेश का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखते हैं आवेश का क्वांटीकरण, नंबर 5 है पॉइंट, आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। आवेश का आदान प्रदान आवेश की न्यूनतम मात्रा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। आवेश का आदान प्रदान आवेश की न्यूनतम मात्रा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन को मूल आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं, जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। आप लोगों को पता होगा ये गुण जो आप लोगों ने देखा, इसको ही क्वांटीकरण कहते हैं। इसके Q बराबर प्लस माइनस N, इसमें छोटे मोटे न्यूमेरिकल बनते हैं, आप लोग देख सकते हैं। जहाँ N बराबर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन को सबसे छोटा मूलकण माना जाता है। इलेक्ट्रॉन को क्या माना जाता है? इलेक्ट्रॉन को सबसे छोटा मूलकण माना जाता है। नोट, आवेश के क्वांटीकरण की खोज मिलकर ने की थी। आवेश की क्वांटीकरण की खोज किसने की थी? मिलकर ने की थी। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे परावैद्युत पदार्थ तथा कूलॉम का नियम, वैद्युत बल। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।